हेलो मित्रों, नमस्कार। एग्रीकल्चर एंड जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आइए आज की इस क्लास में देखते हैं यूपी SSC AGTA से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें आज का हमारा टॉपिक होगा चौथा टॉपिक है जल मांग, सिंचाई, जल निकास, वाटरशेड मैनेजमेंट और कृषि मौसम विज्ञान। तो यह जो हमारी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, इसलिए आप लोग इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक, और चैनल पे नए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए चलते हैं इसी क्रम में आज का पहला प्रश्न देखते हैं हम। आज का पहला प्रश्न हमारा हो जाएगा, राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड NWD की स्थापना वर्ष 1985 में किस मंत्रालय के तहत की गई थी? तो यह जो की गई थी पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा की गई थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 2, भारत में जल संभरण क्षेत्र के लिए मुख्य रूप से सरकारी मंत्रालय कौन सा है? तो सरकारी मंत्रालय कौन सा आपको बताना है। इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 3 हो जाएगा। अधिक समय ना लेते हुए मैं जल्दी करूँगा ताकि अधिक से अधिक समय की बचत हो। केवल प्रश्न और उसका आंसर देते चलूँगा। प्रश्न नंबर हमारा 30 है, जल संभर प्रबंधन में चेक बांध बनाने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो आपको बताना है इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है। वर्षा जल का भंडारण और भूजल का पुनर्भरण, यही होता है इसका जो है प्राथमिक उद्देश्य जल संभरण का, यानी वाटर शेड मैनेजमेंट का। अगले प्रश्न पर चलते। प्रश्न नंबर हमारा 4 हो जाएगा, माइक्रो कैचमेंट के लिए कौन सा कथन गलत है? तो आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन गलत है। माइक्रो कैचमेंट के लिए जो है 6 से 12% ढलान नहीं होना चाहिए। इसमें से ये सब सही है। मिट्टी का प्रकार हल्की से मध्यम होनी चाहिए। क्रमिक रोपण के साथ साथ स्वस्थान नमी संरक्षण होना चाहिए, और जो शुष्क भूमि बागानी और कृषि वानिकी के लिए उपयुक्त होती है। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 5 हो जाएगा, भूमि वर्गीकरण में गैर कृषि योग्य वर्ग जो है कृषि योग्य वर्ग 1 में बदल सकते हैं। किस वर्ग को बदल सकते हैं? तो हमारा ऑप्शन है, हमारे ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए वर्ग 5, वर्ग 6, वर्ग 7 और वर्ग 8। तो इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा वर्ग 5, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते। प्रश्न नंबर हमारा 6 हो जाएगा, जल संरक्षण की कौन सी विधि सॉफ्टवेयर उपचार नहीं है? मतलब सॉफ्टवेयर से उपचारित मतलब कि उसमें वह कौन सी जल संरक्षण की विधि है जिसमें सॉफ्टवेयर का प्रयोग नहीं होता, वह भौतिक रूप से की जाती है। तो वह होता है बेंच टेरेस के द्वारा भौतिक रूप से जल संरक्षण किया जाता है। प्रश्न नंबर 7 पे चलते हैं, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम कब चलाया गया था? सूखा प्रवण क्षेत्र जो है किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? यह 1973 और 74 में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा हमारा। 8वां देखते हैं प्रश्न, सिंचाई जल प्रबंधन पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना AICPR किस वर्ष शुरू हुई थी? तो प्रश्न नंबर 8 का बताना है। प्रश्न नंबर 8 का हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1967 ईस्वी में शुरू हुई थी। अगला प्रश्न पे चलते हैं, मिनी वाटर शेड का आकार होता है। तो मिनी वाटर शेड का आकार जो होता है वह होता है 1000 से लेकर जो है 10,000 हेक्टेयर तक मिली वाला है। और मिनी का हो जाएगा, मिनी का 1 से 100 हेक्टेयर तक मिनी हो जाएगा। और फिर माइक्रो जो होता है वह 100 हेक्टेयर से लेकर के 1000 हेक्टेयर होता है। और डी जो दिया है, डी में 10,000 से लेकर के 50,000 तक, इसको कहते हैं सब मैक्रो जो है 10,000 से लेकर 50,000 हेक्टेयर तक क्षेत्रफल होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 10 हो जाएगा, बेंच टेरेस एक मिट्टी और जल संरक्षण का उपाय है जिसका उपयोग पानी को बनाए रखने
और कटाव को नियंत्रित करने के लिए सतत गहरी मिट्टी वाली कितने % ढलान वाली भूमि पर किया जाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। हमारा चारों ऑप्शन है, इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा 16 से 33%। 16 से जो है 33% वाली भूमि पर किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। भारत के किस राज्य में जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के लिए जाना जाता है। तो यह जो है मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश को जाना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 12 हो जाएगा। भारतीय जल संग्रहण क्षेत्र विकास के लिए हरियाली कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन के लिए कौन सा जाना जाता है। तो यह कौन सा राज्य जाना जाता है? तो हरियाणा जाना जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 हमारा है, किस राज्य में वाटर शेड प्रबंधन के लिए उपयुक्त शिविर कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो उपयुक्त शिविर कार्यक्रम जो है ये जल युक्त शिविर कार्यक्रम महाराष्ट्र राज्य ने शुरू किया था। प्रश्न नंबर 14 चलते हैं। निम्नलिखित में से भारत में जल संभरण प्रबंधन में शामिल समुदाय आधारित संगठन का उदाहरण कौन सा है। तो ऑप्शन देख लीजिए, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा, वाटरशेड ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट, WOTR। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। सिंचाई में शेड्यूलिंग का निर्णय करता है। तो सिंचाई का शेड्यूलिंग निर्णय है सिंचाई कब करना चाहिए और खेतों में कितना पानी लगाना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गहरी जड़ों वाले पौधों द्वारा अपनी जैव ऊर्जा का उपयोग करके अतिरिक्त मिट्टी के पानी को पंप करना क्या कहलाता है। तो यह जो कहलाता है जैव जल निकासी कहलाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 17 हो जाएगा। वारबंदी प्रणाली में जल का वितरण कितने स्तर पर संचालित होता है। तो जो जल का वितरण होता है यह 2 स्तर पर संचालित होता है। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। सिंचाई जल दक्षता के लिए गलत बयान है, इसमें से बताना है गलत कौन सा है। तो गलत जो हमारा हो जाएगा क्यारी विधि का जो है 33 से 40% एक गलत है और सभी सही है। बॉर्डर में जो है जल की बचत 50 से 60%, फव्वारा में 80% से अधिक जल की बचत या उसकी जल दक्षता होती है, और जो है बूंद बूंद में 90% से अधिक जो है सिंचाई जल की दक्षता होती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा जो है 19 हो जाएगा। बूंद बूंद सिंचाई के लिए गलत कथन है, आपको बताना है कौन सा गलत है। तो दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर हमारा सी गलत है। यह वायु अपरदन को कम करता है, यह वायु अपरदन को कम नहीं कर पाता। देखिए क्या क्या और सही है। यह जो है जल व उर्वरक की बचत करता है, यह खरपतवार का नियंत्रण हो जाता है, इससे एक जगह पे पानी गिरे तो कम से कम खरपतवार उगेंगे। यह लवणीय एवं क्षारीय मृदाओं के लिए उपयुक्त होता है। ठीक, इसलिए ऑप्शन नंबर जो है ये गलत है, यही सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बूंद बूंद सिंचाई विधि व फव्वारा में जल के समान वितरण के लिए क्या करते हैं। तो ऑप्शन के देख लेते हैं। समान वितरण के लिए जो दाब नियंत्रित करते हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। यह आउटलेट से छोड़ा गया पानी व खेतों में पहुंचाए गए पानी का अनुपात क्या कहलाता है। आउटलेट से जो छोड़ा गया पानी प्लस खेत तक जो है पहुंचा पानी क्या कहलाता है। तो यह जल संवहन दक्षता होती है। जल संवहन दक्षता, जितना छोड़ा गया पानी और जितना खेत में पहुंचा वही जल संवहन दक्षता होती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 22 हो जाएगा। जल की मांग आधारित सूत्र है। जल की मांग आधारित सूत्र सभी हैं, A, B, C तीनों में जो है जल की मांग आधारित सूत्र दिए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सिंचाई का सूचक पौधा कहलाता है। तो मक्का और सूरजमुखी सिंचाई सूचक पौधा कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, बी और सी। बूंद बूंद सिंचाई, अगला प्रश्न देखते हैं 24। बूंद बूंद सिंचाई की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो बूंद बूंद सिंचाई सिमचा ब्लास और कीबुत्ज
हतेजरिमी के द्वारा, दोनों के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, ए और बी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 25 प्रश्न नंबर, गन्ने में प्रयोग की जाने वाली कुछ विशेष सिंचाई कौन सी हैं? तो जो कैब सिंचाई, सर्ज सिंचाई, ऑन ऑफ सिंचाई, ये सभी उपरोक्त में है, सभी सिंचाइयाँ की विधियाँ हैं गन्ने में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 26 हो जाएगा, लघु सिंचाई परियोजना का आकार कितना होता है? तो जो लघु सिंचाई का परियोजना का आकार होता है वह 2000 हेक्टेयर से कम होता है। और जो मध्यम, ये 3 प्रकार की सिंचाइयाँ होती हैं, 3 प्रकार की। जो मध्यम एक होती है, मध्यम का आकार जो होता है 2000 से लेकर के 10,000 हेक्टेयर होता है। और जो बृहद होता है वह 10,000 से अधिक का होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में सिंचाई का प्रमुख स्रोत है, भारत में जो सिंचाई का प्रमुख स्रोत जो है यह ट्यूबवेल है। प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। सिंचाई का सबसे पुराना साधन क्या है? तो यह फारसी पहिया जो है सिंचाई का बहुत पुराना साधन, प्राचीन। प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। यह नहर को निकलने के बाद प्राप्त किया जाने वाला कृषि योग्य कमांड क्षेत्र कहलाता है। नहर को निकलने के बाद प्राप्त किया जाने वाला कृषि कमांड योग्य क्षेत्र क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है, ऑप्शन नंबर इसका सी जाएगा, NCA, नेट कमांड एरिया कहलाता है यह। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसका नेट कमांड एरिया हो जाएगा, और ये जो है GCA का हो जाएगा, ग्रोस कमांड एरिया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा हो जाएगा 30। यह किसी फसल की संपूर्ण आधार काल के दौरान लगातार प्रति क्यूमेक पानी की आपूर्ति द्वारा किसी फसल की पूर्ण वृद्धि के लिए सिंचित किए गई हेक्टेयर भूमि की संख्या होती है। तो उसे क्या कहते हैं? ड्यूटी कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते। प्रश्न नंबर 31 हमारा हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य में नहर सिंचाई के तहत सबसे बड़ा जो है क्षेत्रफल है? तो नहर सिंचाई के अंतर्गत जो है उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक क्षेत्रफल आता है। सबसे बड़ा मतलब जो है क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश के अंतर्गत 31 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 देखते हैं। क्षेत्र क्षमता एवं उपलब्ध नमी के अंतर को क्या कहते हैं? क्षेत्र क्षमता और नमी के अंतर को जो शुद्ध सिंचाई की आवश्यकता कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 पे चलते हैं। जड़ों द्वारा पानी का अधिकतम अवशोषण आमतौर पर मिट्टी के तापमान के बीच किया जाता है। मतलब कितना टेम्परेचर रहता है तो जल का अवशोषण होता है अधिकतम, तो 20 से 30 पर होता है। मूंगफली में पानी की आवश्यकता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था जो है महत्वपूर्ण होती है? तो यह जो है पेगिंग अवस्था सबसे ही महत्वपूर्ण होती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ईरोमीटर की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ईरोमीटर की जो खोज है यह लॉरेंज ए रिचर्ड द्वारा और विलार्ड गार्डर के द्वारा की गई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 देखते हैं। निम्न में से किस फसल को जल तनाव के प्रति कम संवेदनशील में वर्गीकृत किया गया है? तो ऑप्शन नंबर हमारा जो सी सही हो जाएगा, कसावा के लिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने। प्रश्न नंबर हमारा जो है 37 हो जाएगा। 1/3 वातावरणीय दाब से 31 वातावरणीय दाब तक दबाव के बीच किस प्रकार का पानी रहता है? तो आपको बताना है किस प्रकार का जो पानी रहता है। तो केशिकीय जो यानी कि कैपिलरी वाटर जो होता है वह रहता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 38 हो जाएगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब लागू हुई थी? 1 जुलाई 2015 को लागू हुई थी। कब? 1 जुलाई 15 को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू हुई थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते। प्रश्न नंबर हमारा जो है 39 हो जाएगा। विश्व में कौन सी सिंचाई की सर्वाधिक लोकप्रिय विधि है? तो यह क्यारी विधि है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नहर सिंचाई की स्थानीय विधि कुल लोकप्रिय है, यह जो है 40 प्रश्न नंबर हो जाएगा। 40 का कौन सा आंसर हो जाएगा? तो यह लास्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 41 हो जाएगा। निम्नलिखित में से
किस नहर संरचना का उपयोग सिंचाई चैनल के अतिरिक्त जल निकास के लिए भी किया जाता है? तो आप देख लीजिए, कैनल स्कैप को किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो है सी हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42 पर चलते हैं। सबसे उपयुक्त रसायन जिसे वाष्पीकरण को कम करने के लिए पानी की सतह पर डाला जा सकता है, जो पानी की सतह पर डाला जा सकता है, तो कौन सा है? एसिटाइल अल्कोहल को डाला जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा जो है 43 हो जाएगा। फसल बोने से पहले सिंचाई कहलाती है, तो यह पैलियो कहलाती है, या पलको जिसे कहते हैं, पैलियो पलको। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 44, सीपेज क्या है? सीपेज जो होता है, पानी के नाले से जल का क्षैतिज बहाव, नाला हो चाहे नहर हो, उसका जो क्षैतिज बहाव होता है उसे सीपेज कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौन सा ड्रिप सिस्टम का एक घटक नहीं है? तो यह फागर जो है नहीं है। ड्रिपर भी है, एमीटर भी है और फिल्टर भी है। प्रश्न नंबर 46 है हमारा। एक फसल मौसम में एक बार में सिंचित CCA का प्रतिशत क्या कहलाता है? तो 46 का आपको बताना है। यह कहलाता है इंटेंसिव ऑफ इरिगेशन, और इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, जल की गहनता हो जाए, सिंचाई की जल की गहनता। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर जो 47 हो जाएगा। जल मांग के लिए कौन सा कथन जो है गलत है? तो जल मांग के लिए जो है हमारा मूंगफली वाला गलत है। 400 से 500 नहीं लगता है, और ज्वार में लगता है 450 से 650, गेहूँ में भी 550 से 650 mm, मक्का में भी 500 से 800 mm। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 48 हो जाएगा। इसका निर्माण दो या दो से अधिक अन्य नहरों या शाखा नहरों को पानी देने के लिए किया जाता है, तो किसका? यह फीडर नहर कहलाती है, जो दो या दो से अधिक शाखाओं निकली रहती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर जो है 49 हो जाएगा। मौसम विज्ञान वेधशाला का आकार कितना होता है? तो 60x40 होता है। 60x40, जो 60 वाला रहेगा उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ, 40 रहेगा पूर्व से पश्चिम की दिशा की तरफ। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 50 हो जाएगा। जल निकायों के स्तर में गिरावट, भूजल स्तर का कम में गिरावट, भूजल स्तर का कम होना क्या कहलाता है? तो 50 का आपको बताना है। यह जलीय विज्ञान सूखा कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 51 चलते हैं। कोपेन का वर्गीकरण किस पर आधारित है? कोपेन का जो वर्गीकरण किस पर आधारित है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, औसत मासिक तापमान व वर्षा। प्रश्न नंबर 52 पे चलते हैं। भारत का सूखा जलवायु खंड है। सूखा जलवायु खंड कौन सा है? 14। वहाँ समुद्र तल से ऊंचाई क्या कहलाती है? तो एल्टीट्यूड कहलाती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 54 हो जाएगा। जब 2/3 क्षेत्र में वर्षा होती है तो उसे क्या कहते हैं? जब 2/3 क्षेत्र में वर्षा होती है तो उसे छिटपुट बारिश कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 55 देखते हैं। फसल प्रणाली के लिए किस पूर्वानुमान का उपयोग किया था? तो फसल प्रणाली के लिए जो है लॉन्ग रेंज मौसम, जो दीर्घ अवधि के होते हैं, दीर्घ अवधि के मौसम पूर्वानुमान, उन्हीं का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 55 में ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। 56 का देखते हैं। पाले के खिलाफ कौन सा रसायन उपयोग किया जाता है? तो H2SO4 उपयोग किया जाता है। 0.1% प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बीज अंकुरण के लिए उपयुक्त तापमान होता है, तो बीज अंकुरण के उपयुक्त तापमान जो है 25 से 30 होता है। 57 नंबर का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। चावल के खेत का एल्बिडो कितना होता है? चावल के खेत का एल्बिडो 18 होता है। सामान्यतः जो है यह 15 से लेकर के जो 20 तक माना जाता है, जिसे 0.15 से 0.20 के बीच कहा जाता है। परसेंटेज में 18 सामान्यतः माना जाता है।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बीज प्रमाणीकरण होता है, यह 11 माह का होता है। अगर फिर रिन्यू होगा तो वह 9 माह 6 माह के लिए अधिकतम मतलब फिर बढ़ाया जाता है आगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मानसून मैन के नाम से जाने जाते हैं, तो देवराज सिक्का को भारत का मानसून मैन कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 61 हो जाएगा। कथन दिया है, पृथ्वी के वायुमंडल में तापमान ऊंचाई के साथ गिरता है, लेकिन तापमान मंडल समताप मंडल में बढ़ जाता है। ठीक है, तो सही है। स्ट्रेटोस्फीयर में मौजूद आयनिक गैसें हैं, नहीं। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए सत्य है लेकिन आर जो है गलत है, मतलब पहला वाला सही दूसरा गलत। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वायुमंडल में होने वाले अल्पकालिक बदलाव को क्या कहते हैं? तो यह मौसम कहते हैं। अल्पकालिक बदलाव, दीर्घकालिक को जो है जलवायु कहेंगे, जो अधिक 25 से 30 वर्षों के लिए होता है लगभग। मिलान गलत है, कौन सा मिलान जो गलत है? तो हमारा देखते हैं कौन सा मिलान जो है गलत हो जाएगा। आईएमडी की स्थापना जो है ये तो सही दिया, 1875 ईस्वी में आईएमडी की स्थापना हुई थी। आईएमडी की स्थापना 15 जनवरी जो है 1875 में हुई थी, 15 जनवरी को। ठीक, अब दूसरा देख लेते हैं ऑप्शन WMD, मतलब जो है विश्व मौसम विज्ञान विभाग है। तो 1950 में इसकी जो है स्थापना हुई थी, 23 मार्च को जो इसकी स्थापना हुई थी। एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी जो डिवीज़न है कृषि मौसम विज्ञान प्रभाग, इसकी स्थापना 1932 ईस्वी में हुई थी। ये डी ऑप्शन हमारा गलत है, यही सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नंबर हमारा है 64। यह उस यात्रा के सापेक्ष मौजूद वायुमंडलीय नमी का अनुपात है जो हवा में संतृप्त होने पर मौजूद होगी। तो उसे क्या कहते हैं? सापेक्षित आर्द्रता कहते हैं। चावल की फसल से कौन सी ग्रीन हाउस गैस जुड़ी है? तो यह जो मीथेन निकलती है, मीथेन जुड़ी है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन में बादलों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया है? तो यह जो है 10 पार्ट में वर्गीकृत किया, 10 भाग में। अगले प्रश्न की तरफ चलते, प्रश्न नंबर हमारा 67 हो जाएगा। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में है, जिसकी स्थापना सर्वप्रथम कोलकाता में जो है 1875 ईस्वी में की गई थी। फिर उसके बाद पुणे में ट्रांसफ़र कर दिया गया। पुणे के बाद शिमला के बाद इस समय प्रेजेंट टाइम में इसका मुख्यालय जो नई दिल्ली में है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 68 हो जाएगा। एनीमोमीटर की ऊंचाई वेधशाला में होती है या होनी चाहिए? तो 10 फीट होनी चाहिए। प्रश्न नंबर देखते हैं 69। कौन सा यंत्र हवा की दिशा को रिकॉर्ड करता है? तो एनीमोमीटर जो हवा की दिशा को रिकॉर्ड करता है। विंडवेन जो हवा की दिशा को रिकॉर्ड करता है, हवा की दिशा जो निर्धारित करता है वो विंडवेन होता है, और जो हवा की गति का निर्धारण करता है एनीमोमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हवा की दिशा पूछा है। दिशा विंडवेन के द्वारा और गति जो है हवा की गति एनीमोमीटर के द्वारा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सौर विकिरण की तरंग दैर्घ्य क्या होती है? तो 400 से 700 नैनोमीटर होती है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं 71। रिकॉर्ड वायुमंडलीय दबाव के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण है। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। भारत को कितने कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा गया है? तो भारत को कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र 20 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र में बांटा गया है। प्रश्न नंबर 73 में देखते हैं। कथन पर विचार करें और सही कथन चुनें। तो विकल्पों को देखते हैं। नंबर 1 विकल्प हमारा है मौसम, किसी निश्चित स्थान और समय पर वातावरण की भौतिक स्थिति, ये सही है। जलवायु, वायुमंडलीय परिवर्तन का दीर्घकालिक जो है व्यवस्था, यह 30 से 33 वर्ष तक होती है, तो इसे जलवायु भी सही है।
मौसम विज्ञान का अर्थ वायुमंडल का रसायन विज्ञान है, ये भी सही है। यानी कि हमारा जो है उपरोक्त में से ऑप्शन सभी सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 74 देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें और नीचे दिए गए कोड में कौन सा आंसर उसको सही लगाना है। तो देखिए मिलाते हैं क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई होती है वह कितनी होती है। क्षोभ मंडल हो जाएगा 16 किलोमीटर, ठीक। फिर इसके बाद जो है समताप मंडल हो जाएगा। समताप मंडल होता है 18 से जो है 47 किलोमीटर। फिर ताप मंडल यानी जो स्पेयर जिसको कहेंगे 80 किलोमीटर से ऊपर हो जाएगा। मध्य मंडल हो जाएगा 50 से 80 किलोमीटर। इसलिए जो है ऑप्शन हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा जो 75, वायुमंडल में ओजोन गैस का प्रतिशत कितना होता है। तो वायुमंडल में ओजोन गैस का प्रतिशत 0.00004% होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा हो जाएगा 76, पवन इकाई है तो किसकी इकाई है, यह नॉट की इकाई है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें से प्रकाश असंवेदनशील और ताप संवेदनशील कौन सा है पौधा। इसमें से जो है प्रकाश का असंवेदनशील लेकिन ताप में संवेदनशील, तो ये सभी हैं। भिंडी है, खीरा है, मटर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 78 देखते हैं। आधार तापमान के लिए कौन सा कथन गलत दिया है। चावल का ही पहला ही गलत है। चावल का 10 होता है आधार तापमान, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। और मक्का का 8 से 10 होता है। गेहूं का 3 से 4.5 डिग्री सेल्सियस। जौ का 3 से 4.5 डिग्री सेल्सियस। सही है सब, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा जो है यही राइट हो जाएगा। चावल का गलत दिया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, ड्रिजल बूंदों के साथ बहुत हल्की तीव्रता की बारिश 0.5 mm व्यास से कम और मुश्किल से पृथ्वी तक पहुंचती हैं। यदि या फिर मिस्ट पानी की बूंदें जमीन से पहले ही पूरी तरह वाष्पित हो जाती हैं। इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, जो गलत कोई नहीं है। यानी कि हमारा विकल्प मतलब कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 81 हो जाएगा। ट्रोल ने 1965 में उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, ठीक, और दक्षिणी अमेरिका में वनस्पति के आधार पर जलवायु का वर्गीकरण किया, जिसमें कृषि विज्ञान के लिए उपयुक्त माना जाता है। तो कौन सा उपयुक्त माना जाता है। दूसरा देख लेते हैं जो कथन दिया है। भारत में एक्रिसेट हैदराबाद में कोपेन वर्गीकरण के आधार पर अर्धशुष्क क्षेत्रों में वर्गीकृत किया है। तो इसमें से केवल जो है गलत कथन चुनना है। तो गलत कथन हमारा 2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है। ट्रोल 1965 में उष्णकटिबंधीय अफ्रीका और अमेरिका में वनस्पति विज्ञान के आधार पर जलवायु का वर्गीकरण किया, जिसमें कृषि विज्ञान के लिए उपयुक्त माना जाता है, यानी कि ये सही है और सेकंड गलत है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते। प्रश्न नंबर हमारा 82 हो जाएगा। 82, कुल वार्षिक वर्षा में प्री मानसून का योगदान 10.40 होता है, ये सही है। दूसरा ऑप्शन देखिए, कुल वार्षिक वर्षा मानसून के बाद का योगदान जो 13.30% होता है, ये भी सही है। फिर इसके बाद 73.7% आमतौर पर ग्रीष्म में मानसून के द्वारा वर्षा होती है, भी सही है। तो पूछा कौन सा गलत है, 3 में से कोई गलत नहीं, यानी कि हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते। प्रश्न नंबर हमारा 83 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 83 में कहता है -66.5 से लेकर -33.3% नमी सूचकांक मान क्या कहलाता है। मान कहलाता है जो अर्धशुष्क मान कहलाता है। प्रश्न नंबर 84 देखते हैं। वह क्षेत्र जहाँ 40% से अधिक या 40% तक वर्ष तक गंभीर एवं मध्यम सूखे से ग्रस्त रहता है, तो यह क्या कहलाता है। तो प्रचंड सूखा क्षेत्र कहलाता है, 40% तक या 40% से अधिक। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कितनी वर्षा को फसल वर्षा दिवस के रूप में जाना जाता है। तो यह जो है 5 mm से 5 mm से अधिक या 5 mm तक जो होती है, या 5 mm तक, वह फसल वर्षा दिवस के रूप में जानी जाती है।
सब 86 प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 86 होगा, पूर्वी प्रशांत महासागर को गर्म करने की घटना क्या कहलाती है? तो एल नीनो कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, कम दूरी क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है पेरिहेलियन कहलाती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते, प्रश्न नंबर हमारा 88 हो जाएगा। आकाश का नीला रंग तथा सूर्यास्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो यह होता है डिस्पर्सन, यानी कि जिसको कहते हैं प्रकीर्णन के द्वारा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 89 हो जाएगा। अधिकतम थर्मामीटर में प्रयुक्त होते हैं, तो क्या यह मरकरी यानी कि पारा प्रयुक्त होते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 90 हो जाएगा। पूछा है कौन सा कथन जो है गलत है? तो आपको इसमें से गलत कथन चुनना है। 90 प्रश्न का गलत कथन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गलत कथन जगह पाइक्नोमीटर, यह गलत है। सही कौन सा देख लेते हैं। पारहेलियोमीटर या पाइरहेलियोमीटर प्रत्यक्ष सौर और विकिरण ऊर्जा मापता है। पायरोनोमीटर कुल आने वाली सौर विकिरण को मापता है। क्वांटम सेंसर प्रकाश संश्लेषण सक्रिय विकिरण को मापता है। यानी आप इसमें से राइट आंसर यही गलत है, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पे देखते हैं। प्रश्न नंबर 91, निम्नलिखित में से किस फसल को पानी की सबसे अधिक आवश्यकता होती है? तो सबसे अधिक पानी की आवश्यकता दिए गए ऑप्शन में से गन्ना को सबसे अधिक पानी की आवश्यकता होती है। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान जो है संस्थान का मुख्यालय जो पुणे में है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 92 हो जाएगा। समान वर्षा की मात्रा वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो यह कहलाती हैं आइसोहाइट कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 94 प्रश्न देखते हैं। 94 प्रश्न हमारा है, पानी के साथ जड़ क्षेत्र में पोषक तत्वों और लवण का नीचे की ओर गति करना क्या कहलाता है? तो यह लीचिंग कहलाता है। नीचे अंडरग्राउंड वाटर में मिलता है, उसे लीचिंग कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 95 हो जाएगा। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर किस प्रकार की जलवायु बताया जाता है? तो यह मानसूनी जलवायु या मानसून जलवायु कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा जो है हो जाएगा 96। वायुमंडल, पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत किसे कहते हैं? तो यह क्षोभ मंडल यानी कि टोपोस्फेयर जिसे कहते हैं, टोपोस्फेयर यानी कि क्षोभ मंडल कहते हैं। इसकी ऊंचाई लगभग 16 से 18 किलोमीटर तक होती है। अगला प्रश्न की तरफ पहुंचते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, शिशर बादलों की ऊंचाई सीमा क्या है? शिशर बादलों की ऊंचाई जो होती है 16,000 से 43,000 फीट होती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, एल्बिडो एक ऊर्जा है। देखते हैं। एल्बिडो एक ऊर्जा, इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है यह सही हो जाएगा। यह पृथ्वी द्वारा सूर्य से आने से प्राप्त होता है और वापस अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाता है, उसे जो है एल्बिडो कहते हैं। यह पृथ्वी द्वारा सूर्य से प्राप्त होता है, ठीक, और वापस अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाता है, उसके अनुपात को जो है एल्बिडो कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 99 हो जाएगा। द्रव में ऊष्मा कैसे प्रवाहित होती है? द्रव में जो ऊष्मा जो है यह संवहन के द्वारा, जिसको हम कहते हैं कन्वेक्शन के द्वारा या विकिरण जिसे कहते हैं संवहन के द्वारा या कन्वेक्शन के द्वारा ऊष्मा प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न नंबर देखते हैं। प्रश्न नंबर 100 आज का ये अंतिम प्रश्न होगा। प्रश्न नंबर 100, राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ पर स्थित है? यह जो हैदराबाद आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो आज के लिए मित्रों बस इतना ही, फिर मिलते हैं कल। तब तक के लिए आप जो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह के प्रश्नों के लिए फिर अगले टॉपिक पे मिलते हैं। प्रश्न हमारा अगला टॉपिक 5वां टॉपिक होगा, या क्रॉप प्रोडक्शन से संबंधित होगा, जिसमें हम लगभग 25 टॉपिक इसी तरह से कवर करेंगे, जिसमें 100 प्रश्न रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।